नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और ये है हमारा रोज़ का आर्थिक मामलों का बुलेटिन खर्चा पानी। खर्चा पानी में हम बहुत सारी चीज़ों के बीच बारे में बातचीत करते हैं। अब तो जैसे कोयले की किल्लत है, कोयले की किल्लत क्यों है, क्या बवाल चल रहा है, मंत्रालयों में क्या झगड़ा चल रहा है, ये सब हम बातचीत करेंगे आज के शो में। यूएन, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को लेकर निर्मला सीतारमण ने कुछ कहा है, क्या कहा है, कैसे रिफॉर्म की आशंका जताई है। आईएमएफ ने ग्लोबल इकॉनमी, पूरी दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के लिए क्या कहा है, इस पर भी बातचीत करेंगे। और आखिर में बातचीत करेंगे एक और किल्लत की। कोयले की किल्लत चल रही थी, पेट्रोल और डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी है वो आप जानते ही हैं, नेचुरल गैस के दाम में बढ़ोतरी है वो भी आप जानते ही हैं। फर्टिलाइज़र यानी खाद की किल्लत भी देश में चल रही है, भले ना आपको और हमें मालूम हो। और इन सब बारे में बातचीत करने के लिए आज हैं हमारे आज के गेस्ट सिद्धार्थ ज़रावी। मैं तो अब गेस्ट नहीं महसूस करता हूँ, मैं तो आपके शो का भाग बन गया हूँ। गेस्ट तो वो जो कमी आए, हम तो बार बार आते हैं। जाहिर सी बात है। तो सिद्धार्थ जी, हफ्ता जो है कोल पे बड़ा गुत्थम गुत्थे से तेल का खेल, कोयले का खेल, खेल ही खेल, मतलब ये भी आप एक उस ढंग से कह सकते हैं। हाँ, बट कोयला एक बड़ी खबर बनी और आज अब उसमें राजनीतिक रंग भी लग गया है। और सवाल ये है कि कोयला वाकई में उसमें कुछ काला था कि बस कुछ ऐसी बन गई स्टोरी। कोयले को लेकर मेरी एक रीडिंग है, पता नहीं कि ये आप भी अगर समझ पाते हैं कि नहीं। पावर मिनिस्ट्री और कोल मिनिस्ट्री दोनों एकदम कॉन्फ्लिक्टिंग बयान दे रहे हैं। क्या टसल है कि बयानों से स्थितियों को थोड़ा और कंफ्यूजिंग करने की कोशिश है? सवाल बड़ा अच्छा है और इस सवाल का उत्तर देने से पहले मैं एक चीज़ याद कराना चाहूँगा सभी दर्शकों को। शायद शो पे बात हुई है पहले कि नहीं। देखिए, 2014 में आपको ध्यान होगा एक एक्सपेरिमेंट हुई थी। पावर और कोल मंत्रालय, दोनों बड़े मंत्रालय, उनको एक मंत्री के अंडर रखा गया था, कैबिनेट रैंक के दर्जे से, पीयूष गोयल। कई साल वो प्रैक्टिस चली और मेरा ये मानना है, और ऐसे जो विशेषज्ञ हैं, कि उसमें कोऑर्डिनेशन बड़ी इंप्रूव हुई, कि दायां हाथ और बायां हाथ एक थे। इस विषय में क्या हुआ है, जैसे एक उदाहरण लेके मैं इस बारी घटना बता रहा हूँ, और मैं ये मंत्रालय पे नहीं, ग्राउंड लेवल पे जो हो रहा है उस स्थिति की तरफ इशारा कर रहा हूँ। कोयला है, कोयले की कमी नहीं है। लगभग 40 मिलियन मेट्रिक टन जो कोल इंडिया की प्रोडक्शन, उसका खनन करके रखा गया है ज़मीन के ऊपर, उसको रेल द्वारा ले जाया जाता है और ये पावर प्लांट उस रेक को अपने यहाँ ऑफलोड करता है। किसी भी पावर प्लांट में सीमित स्थान ही होता है स्टोरेज के लिए कोयले का। तो कोल इंडिया ने पिछले 2 दिन से अब लगातार ये पॉइंट आउट करना शुरू किया है कि भाई साहब, कोयला पड़ा है, ये तो हमसे लेके ही नहीं जा रहे हैं, हमसे मंगवा ही नहीं रहे हैं। तो जब माल की कमी होगी तो गोदाम से आप माल मंगा के बेचेंगे ना दुकान पे, या उस पे कुछ बनाएंगे फैक्ट्री में। कोल इंडिया कह रहा है भाई साहब, गोदाम भरा हुआ है, आप ले नहीं रहे हो। अब दूसरी तरफ क्या हुआ है इसमें कि भारत सरकार ने, यूनियन गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि जी, जो स्टेट गवर्नमेंट्स को 15% जो उनके स्टेट में जितना पूरा बिजली निर्माण होता है उसका 15% आप ओपन मार्केट में बेच सकते हैं जी। बाकी 85% आपको अपने स्टेट के अंदर रखना है। तो उसमें भी एक बड़ा चौंकाने वाला चीज़ निकल के आया कि कुछ स्टेट, राज्य ऐसे हैं जिनके यहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है, बट जो एक ये पावर बेचा जाता है उसके लिए एक अलग एक्सचेंज बनी हुई है, जैसे स्टॉक मार्केट बना हुआ है सेंसेक्स के लिए, तो वहाँ बनी हुई है। उसको पावर एक्सचेंज जो है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज, उस पे देखा गया कि दाम बढ़ के 17-18 रुपये पर यूनिट चल रहा है, क्योंकि डिमांड काफ़ी आ रही है। तो ये स्टेट्स ने वहाँ देना चाहिए। तो आपको ध्यान में होगा कि केंद्र सरकार ने ये कल ऑर्डर निकाल दिया कि कोई अब ओपन मार्केट सेल नहीं होगी। ये जो 15% की रियायत थी, इसको रोक दिया गया और ये कहा गया पहले अपने स्टेट में दो, और अगर बचा तब भी नहीं बेच पाओगे ओपन मार्केट में, तब दूसरे स्टेट को डाइवर्ट करके दोगे। तो जब भी आपने देखा होगा टमाटर की कुछ किल्लत हो गई, प्राइस बढ़ गए तो बैन, तिलहन में कुछ हुआ तो बैन, दूध की कमी हुई तो कुछ, ऑक्सीजन डाइवर्शन, वो तो खैर एक बहुत बड़ी आपदा थी। तो ये दूसरा क्या संकेत आपको देता है
कि प्रोडक्शन की कमी नहीं थी बिजली की। और ट्रांसपोर्टेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और एक आखिरी आपको आंकड़ा दे देता हूं, सितंबर माह में 9.34% अधिक बिजली प्रोड्यूस की गई बनिस्पत के अगस्त। तो कहीं ना कहीं पे और भी कई छोटी छोटी चीजें आपको बता दूं। एक आखिरी बात बोल देता हूं जी। कि 2 मिलियन टन प्रतिदिन पावर प्लांट्स कंज्यूम करते हैं कोल का। एक पावर प्लांट की सारे जो कोल इंडिया से लेते हैं, क्योंकि कई प्लांट्स के पास तो अपना है ना, जो जिसे कैप्टिव माइन बोलते हैं, तो वो तकनीकी विषय नहीं, कोल इंडिया की सप्लाई की बात हो रही है। उसने 2.15 पे ले जाने का वादा किया है और 3-4 अक्टूबर से वो शुरू हो गया। डिलीवरी में कुछ समय लगता है। कोल इंडिया लगातार ये कह रहा है कि भाई साहब मेरे पास कोयला है, मेरे पास लेने नहीं आए लोग, मेरे पास स्टॉक में बहुत काफ़ी मात्रा पड़ी हुई है, कोई शॉर्टेज नहीं है और मैं और खनन कर रहा हूँ। स्वाभाविक सी बात है, कोल इंडिया चल तो रहा है। पावर मंत्रालय ने जो ये इनिशिएट किया इशू, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे उनको भी कंसर्न्स थे, बट असलियत एक तीसरे लेवल पे मुझे दिख के आ रही है। वो ये है कि डिमांड बढ़ी लगभग 17-18%, दूसरी तरफ हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। तो पावर बनाने वाले जो हैं उन्हें कहा यार हम ही क्यों सस्ते में बेचें। और पावर सस्ते का मतलब मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी पावर जो सप्लाई होता है वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसे कहते हैं पावर परचेज एग्रीमेंट। उसके आप इधर उधर नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं पे, जैसे एक राज्य का मैं नाम ले सकता हूं क्योंकि वो पुष्टि के साथ हमारे पास डिटेल अवेलेबल, तमिलनाडु के बारे में ये क्लियरली निकल के आ रहा है कि वो दबा के बेच रहा था ओपन मार्केट में, और उसमें कुछ प्राइवेट कंपनी बेच रही थी, तो वो अपना मुनाफा बढ़ा रही है। पर मैं प्रॉफिटेरिंग शब्द नहीं कह रहा हूं, ना ब्लैक मार्केटिंग है, इसको लोग गलत ना समझें। कोई भी बिजनेस चाहता है कि मेरे प्रॉफिट बढ़े। अब कहीं पे जो किल्लत हुई वहां खरीदार भी कमजोर है, और ये आखिरी पॉइंट है जो केंद्र ने अब एक प्रकार से स्टेट्स पे प्रहार किया जा रहा है, और उसमें स्वाभाविक ये है दिल्ली जैसे आम आदमी पार्टी है, उसने कह दिया कि जी हमारे पास किल्लत है थर्मल। तो किसी ने केंद्र के द्वारा और बाकी लोगों ने भी ट्विटर पे ये कहा कि भाई साहब जो 3 थर्मल प्लांट थे दिल्ली में वो तो बहुत पहले ही बंद कर दिए गए थे एनवायरमेंटल कारण के। तो यहाँ तो दिल्ली में तो कोई निर्माण ही नहीं होता कोयले का, दिल्ली से बाहर होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि आपने कोल इंडिया का लगभग जो अभी पैसा जो कई स्टेट्स को देना है, मैं गिन रहा था करीब 8 स्टेट्स को देना, शायद और भी है, बट अमाउंट लगभग 22,000 करोड़ रुपया राज्यों ने कोल इंडिया को देना है। हाँ, अभी इसमें कल की खबर है, पावर मिनिस्ट्री ने लगभग 4 राज्यों को, जो सबसे ज्यादा बकायेदार 4 राज्य हैं, जिसमें अगर आई हैव दिस इन माय नोट्स, महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु और राजस्थान, इन 4 राज्यों को कहा है कि साहब आपकी देनदारी सबसे ज्यादा बिल्कुल है। मतलब वो 4,000 करोड़, 3,000 करोड़, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़ ऐसे देनदारी बनती है उनकी कोल इंडिया पर। उनसे कहा कि दीजिए। यहां पर मेरा एक सवाल है, और ये देनदारी, एक आपको रोक रहा हूं आपके सवाल से पहले, देखिए ये देनदारी हमारे दर्शक बहुत अच्छे जानते हैं। गन्ना किसान, लंबी देनदारी, पहले तो सालों सालों की होती थी, पिछले कुछ सालों में सुधार हुआ है। दूसरी बड़ी देनदारी आप देखो, पहले किसान के साथ होता था उसके प्रोड्यूस के लिए मंडी पे, अब ऑनलाइन ने उसमें फर्क लाई है। 15 फर्क आया है आपको लगता है? मतलब सब सुधर गया ऐसा नहीं, कुछ उसमें शुरुआत हुई है, क्योंकि किसान के लिए 15 दिन भी बहुत बड़ी चीज होती थी ना, वेट करना। भाई साहब आपको रेगुलर तनख्वाह थोड़ी आ रही है, आप इसी से एक साल की मेहनत, 2 बार साल में मेहनत में पैसा मिलता है, उसी से साल चलता है। ठीक है। तो ये जो देनदारी का मामला है, और जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है और उनकी जो आउटस्टैंडिंग है, ये तो दशकों से चला आ रहा है कि बिजली दे देते हैं, सस्ते में बिजली दे देते हैं, चुनाव जीतने के लिए कह देते हैं फ्री में बांट दो, सब्सिडी से बांट दो, बंटाधार करते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। कुछ बोर्ड तो प्राइवेटाइज हो गए, उसके बाद सुधार हुआ है। दिल्ली एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है इस संबंध में। फुल प्राइवेटाइजेशन नहीं है, स्टेट का भी उसमें हिस्सा है, बट दिल्ली में सुधर गई स्थिति। प्राइवेट कंपनी आने के बाद बिजली चोरी पे प्राइवेट वाला नहीं करने देता है। सरकार में क्या होता है कि वो किसी का नहीं है, मनमाना घर जनाना वाला इस टाइप का है ना। सिस्टम है। हाँ। प्राइवेट में तो है, मालिक वो कहता है भाई मेरे जेब से क्यों चोरी। तो ये देनदारी भी बहुत बड़ा इशू है। कई सारे फैक्टर मिलके जिसे कहते हैं परफेक्ट स्टॉर्म हुआ। बट फाइनल पॉइंट ऑन दिस वेरी क्लियरली, ये इसमें से निकल के आई बात जो आपने कहा कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में कमी रही है,
संवाद में कमी रही है, संवाद और में जिस कमी प्रकार रही से एक फेयर डेवलप कर दिया गया पावर मिनिस्ट्री के पहले बयानों से, वो शायद सही नहीं था। और मुझे लगता है जरूर ये बात मैं थोड़ा जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं पे इसमें हाईएस्ट लेवल्स पे इस बात को नोटिस किया गया। मुझे इस चीज का ना पूरा स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता है सिद्धार्थ जी। मतलब मुझे लगता है कि भारत सरकार का एक अंग है कोल मिनिस्ट्री। प्रहलाद जोशी कह रहे हैं साहब कोयले की कमी है ही नहीं, और पावर मिनिस्ट्री से नोटिस जा रहा है, आर के सिंह नोटिस भेज रहे हैं। आर के सिंह का नोटिस देखिए तो आपको लगता है कि प्रहलाद जोशी सच बोल रहे हैं कि आर के सिंह सच बोल रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूं। मैं ये इस कंफ्यूजन में आप समझिए, और लोड शेडिंग होनी शुरू हो गई है। देखिए, लोड शेडिंग कई बारी तकनीकी वजह से होती है। लोड शेडिंग इसलिए भी होती है क्योंकि डिमांड और सप्लाई की मिसमैनेजमेंट होती है। ये कहना कि इस समय पे इस स्थान पे जो लोड शेडिंग हुई वो इसलिए हुई कि कोयले की कमी है, वो बड़ा कठिन है। क्यों? किसी भी राज्य में केवल कोयले से नहीं बिजली जाती है, बाकी स्रोत भी तो है। मिनिस्टर्स तो कह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर्स कह रहे हैं राज्यों के। अब मैंने देखिए, राजनीति मैं नहीं करता, आपके शो पे नाम मैं राजनीतिक हूँ, कोई बात नहीं, रिपोर्टर हूँ। पर मुझे बताइए ना कि इसका कहने का क्या अर्थ है कि जब उस राज्य के ने 4000 करोड़ रुपया नहीं दिया है कोल इंडिया का, अपने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को अपनी बपौती समझ के चला रहे हैं साल दर साल, तो उसका क्या बनता है तो कि ये कहने के लेकिन ये भी इसमें समस्या है मुझे लगती है सिद्धार्थ जी। मैं इसमें आपसे फ्रैंकली कहना चाह रहा हूँ कि गैर बीजेपी शासित राज्यों के पास ये छूट है कि वो मुखर हो सकते हैं कि साहब हम लोड शेडिंग करेंगे। आपको लगता है गुजरात या यूपी कह सकते हैं कि हम लोड शेडिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोयले की कमी? आपको लगता है? वो कह नहीं सकते ना, नहीं कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं पे मिसमैनेजमेंट हुई है। मैं फिर से आपकी बात को बिल्कुल एंडोर्स कर रहा हूं। जो ये मैंने आपको 40 मिलियन एमटी जो बोला कोल डिपॉजिट है कोल इंडिया का, वो एंड तक पहुंचा नहीं है, ये तो फैक्ट है। बट कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन दोनों की कमी रही है। और क्योंकि कोयला और बिजली का विषय जो है ये बड़ा सेंसिटिव विषय है, मैं आपके शो पे पहले दिन से कह रहा हूं जब से कि कोऑर्डिनेशन की डेफिनेटली कमी रही है, और संवाद पब्लिक को बताना, ये थोड़ा डर पैदा ना हो, इसमें बहुत बड़ी कमी रही है बातचीत में। और इसी के साथ पावर मिनिस्ट्री ने यूटिलिटीज को अलाउ कर दिया है कि 10% कोल जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं आप अपने स्टॉक में बढ़ोतरी करने के लिए। इसमें आखिरी एक पॉइंट आपसे पूछना है कि सरकार स्थिति को सुधारे कैसे? देखिए, लॉन्ग टर्म अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा मैं कहूँगा, और शायद कुछ लोग लपकेंगे, मेरा ये मानना है कि कोल इंडिया लिमिटेड, उसको बहुत सालों बाद कुछ समय पहले पब्लिक में लिस्ट किया गया था कोल इंडिया, और वो उस टाइम पे भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनी बन के निकल के आई थी मार्केट कैपिटलाइजेशन में। मेरा ये मानना है कि अब उससे सेकंड स्टेप आगे ले जाना चाहिए। कोल इंडिया और उसके जो सब्सिडरी हैं, जो अलग अलग उसकी और कंपनीज हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में कोयले का खनन करती हैं, इनको कहीं ना कहीं अगर पूरा प्राइवेटाइज ना किया जाए, बट इनमें सब्सटेंशियल प्राइवेट सेक्टर फंडिंग आनी चाहिए ताकि ये खनन ज़्यादा कर पाएँ, ये मज़दूरों को ज़्यादा पैसा दे पाएँ, वहाँ जो कुछ ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी है वो कम हो, जो चोरी है, जो माफिया है, उसके साथ डील किया जाए। कोल इंडिया का रिफॉर्म बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हमने एयर इंडिया का रिफॉर्म कर दिया, भारत संचार का रिफॉर्म किया, प्राइवेट सेक्टर कंपटीशन आया तो भारत संचार से ज़्यादा बढ़िया सर्विसेज मिली लोगों को। मोबाइल टेलीफोनी एक बहुत बड़ा उदाहरण है, एविएशन एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसी प्रकार कोयला हम डायरेक्टली नहीं कंज्यूम करते हैं। एक जमाना ये था कि कंपटीशन तो लैंड कराना पड़ेगा, भट्टे से आपका वो भी चलता था, बट जब तक कोल में प्रॉपर कंपटीशन नहीं आएगा सिद्धांत, तब तक कोल इंडिया कई बारी इतना बड़ा हाथी है कि वो अपनी चाल छोड़ के कुछ देख नहीं पाता। हाथी खरीदना आसान, पालना मुश्किल वाली कहावत है। मतलब आपको रखना पड़ेगा थोड़ा कंपटीशन। तो सिद्धार्थ की ये राय है कि कोल इंडिया का रिफॉर्म ज़रूरी है और उसमें तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं। हमारे दर्शक जो ये शो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि बीते एक आध हफ्ते में या 10 दिन के अंतराल पे आपके इलाकों में, आपके गाँवों में, शहरों में अगर बिजली की कटौती बढ़ी है किसी कारण से, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम थोड़ा उसको अलग तरीके से भी देखना चाहते हैं, ज़रूर हम जानना चाहते हैं। अगली खबर पे चलेंगे। अगली खबर है IMF का प्रोजेक्शन ग्लोबल इकॉनमी को लेकर और इंडिया की इकॉनमी को लेकर भी है। 2021 में लगभग 6%, टू बी प्रिसाइज 5.9%, और 2022 में
4.9% की ग्रोथ इंडिया में भारत ग्लोबली देखी जाएगी। इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो 9.5 इस साल, अगले साल 8.5। अगले साल क्यों IMF का प्रोजेक्शन गिर रहा है? देखिए, एक तो पहले ये हमें समझना पड़ेगा कि ये जो ग्रोथ आ रही है वापस, ये आपको ध्यान में होगा कि बहुत बड़ा रिसेशन हो गया जी, नेगेटिव हो गई थी, सब कुछ बंद हो गया, डिप था सब, बिल्कुल। और वो जो एक बड़ी डिप थी लगभग 24.5, हाँ, तो वो तो मतलब उसको फिर से कभी ना हो, ऐसा ही हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो उस पे जब वापस जब बहुत बड़े लो से आप शुरू करते हैं, अगर आप बिल्कुल जमीन पे हो और 2 कदम चढ़ लिए तो वो तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना। यहाँ पर तो आप गड्ढे से ऊपर आ रहे हैं। हाँ, 20 कदम से 21वां उतनी बड़ी बात नहीं जितना गड्ढे से ऊपर आ रहे हैं। तो एक तो वो है। दूसरा, हम ये देख रहे हैं कि इंडिया में इकोनॉमी नॉर्मलाइज हो रही है। और तीसरी बात, हमारी ग्रोथ रेट क्या होनी चाहिए? चाइना में जो इतना बड़ा वहाँ के जन साधारण के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी बड़ी, देखिए बार बार मैं ये कहता हूँ कि जीडीपी का मतलब क्या, ना तो मैं उसको खा सकता हूँ, ना मैं बिल्ला लगा के चल सकता हूँ। मैं थोड़ा पढ़ लिया होऊंगा, भाई साहब कुछ पढ़ लिए होंगे, आप हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बट इकोनॉमी, अर्थशास्त्र और जीडीपी ये सब बहुत तकनीकी और एकेडमिक इश्यूज़ हैं। जीडीपी मेरे लिए क्या है कि अगर मेरी खुद की ग्रोथ हो रही है, तनख्वाह में, आमदनी में, मेरे खेत से मुझे जो मैं उपज कर रहा हूँ उसके लिए सही पैसा मिल रहा है, मेरे को स्कूटर, गाड़ी, टमटम चलाने में कम तेल का भाव देना पड़ रहा है, मेरे बच्चे को स्कूल कॉलेज अच्छा मिल रहा है और उसके पैसे कम देने पड़ रहे हैं, मैं कहीं पे सैर सपाटे में जाऊँ तो ट्रेन की टिकट और एयर की टिकट बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, बाहर खाना खाऊँ तो उसमें जेब लूट ना जाए, यानी ये जीडीपी है एक मास लेवल पे। और उसके लिए चाइना में जो इम्प्रूवमेंट हुई है, मैं बार बार अपने दर्शकों से कहूँगा, राजनीति छोड़िए, जात पात से तो इसका कोई लेना देना नहीं इस सब्जेक्ट का, आप चाइना को देखिए और चाइना को देखिए कि चाइना 50 वर्ष पहले कहाँ था। और ये कोई बुरा ना माने, इसको बड़े संवेदना के साथ कहता हूँ, खाने के लाले थे वहाँ पे। आपको ध्यान होगा कि वहाँ पे जब एक वो ग्रेट लीप फॉरवर्ड करके किया था तो क्या हालत हो गई थी, सारे वो स्पैरोज को मार दिया गया और सारा अनाज खत्म हो गया, मतलब बहुत बुरी हालत हुई थी वहाँ पे। आज चाइना कहाँ पे है? और चाइना इसलिए आ गया है, आज चाइना हमें लद्दाख में कई बार तंग करने का प्रयास करता है, वर्ल्ड मार्केट के सेंटर बना। ये कैसे बना? कोई चाइनीज भारतीय लोगों से बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, बहुत ज़्यादा बलवान है, या वो भी एंशिएंट सिविलाइजेशन है, हम भी एंशिएंट सिविलाइजेशन है। ट्रेड कोऑर्डिनेशन का पूरा खेल है मेरे ख्याल से। इकोनॉमी को लेके वो एक है, बाकी चाहे कुछ भी हो। हाँ, ये जरूर है कि वो एक देश है, मतलब भाषा भी लगभग एक है, उस दृष्टि से हमारे जैसी जो डाइवर्सिटी है वो नहीं है, बट इकोनॉमी को लेके वो एक है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि हमारी कंट्री में जो ग्रोथ वापस आई है, और जो ग्रोथ जिसे कहना चाहिए, हमें लगभग 2 दशकों के लिए सिद्धांत 10% प्लस पे ग्रो करना पड़ेगा, तब हम नॉर्मलाइज, तब हम चाइना के सामने टक्कर देने की स्थिति में होंगे, मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक मार्केट में हम थोड़ा स्टे करेंगे। इसलिए ग्रोथ आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक प्रॉब्लम आखिर में कहूँगा, हमारी एक ग्रोथ के साथ प्रॉब्लम क्या होती है और क्यों आरबीआई कस देता है? आरबीआई इंटरेस्ट रेट आपके कार लोन पे, होम लोन पे क्यों बढ़ा देता है? आपके लिए पैसा महंगा क्यों हो जाता है? आप नई नौकरी कर रहे हैं, 5 साल नौकरी हो गई, शादी है, एक कमरे में रह रहे हैं तो 2 कमरे वाले घर में खरीदना चाहते हैं, क्यों महंगा है? उसका ये कारण है कि इंडिया में पैसा बोरो करना अपने निजी यूज़ के लिए बहुत महंगा है। हमारी कंट्री में इंटरेस्ट रेट्स विश्व की सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स में से हैं, बास्केट इकोनॉमीज़ को छोड़ दीजिए जी, और कंजम्पशन से ही आगे बढ़ पाएगा व्यक्ति। तो इसलिए ग्रोथ के साथ हमारी समस्या सिद्धांत क्या होती है? इन्फ्लेशन आ जाती है, महंगाई आ जाती है। महंगाई क्यों आ रही है? 2 कारण से। एक तो प्रॉफिटेरिंग के कारण, बिजली महंगी हो गई, 4.5 रुपये का यूनिट पिछले दिनों एक्सचेंज पे 16, 17, 18 में बिका है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है कि बॉटलनेक्स हैं। ये बॉटलनेक किस प्रकार के हैं? अगर दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर कोई बढ़िया सब्जी बनती है, वो 500 किलोमीटर का फासला सिद्धांत यहाँ तक तय करने में कितने घंटे लगते हैं, और जो वो किसान है वो उस पे उसको कितना टोल भरना पड़ता है, कितनी जगह पे कई बारी
अंडर द टेबल भी करना पड़ता है, गाड़ी का जो किराया कितना लगता है, दिल्ली में आवे तो कहाँ बेचे। तो हमारे बहुत सारे हैं। मैंने एक एग्जांपल आपको दी कि जब घर में कोई कहता है यार सब्जी बड़ी महंगी हो गई, बट फिर आप दूसरे दिन अखबार में पढ़ते हो कि जी इतनी वेस्टेज हो रही है हमारे यहाँ फ्रेश प्रोड्यूस की, क्योंकि रेफ्रिजरेशन नहीं है, गोदाम नहीं है, जो एसी वाले गोदाम गांव में जहाँ पे चीज़ को संभाल के रखा जाए। ऐसे में आपको दर्जनों उदाहरण दे सकता हूँ। इंडिया में हमें एडिबल ऑयल्स, तिलहन जो है वो इंपोर्ट करने पड़े हैं पास्ट में। हमें दाल इंपोर्ट करनी पड़ी है। दाल, कैन यू इमेजिन, जो देश सबसे ज्यादा दाल खाता है, यूक्रेन से दाल आती। ये इन्फ्लेशन का सिनेरियो हमारे गरीब और अंडर प्रिविलेज क्लास के लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बनती है। तो बहरहाल हमें ग्रो करना चाहिए, बट इन्फ्लेशन की जो मार है, महंगाई डैन जो है, उस महंगाई डैन से बचने के लिए सरकार पे बहुत ज्यादा जिम्मेवारी है। मतलब आरबीआई की अगर बात करें तो आरबीआई करे तो करे क्या? आरबीआई ग्रोथ को पुश करता है तो इन्फ्लेशन भी पुश हो जाता है, आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है तो ग्रोथ भी डाउन हो जाती है। क्योंकि इन्फ्लेशन के लिए जो फैक्टर हैं वो आरबीआई के कंट्रोल में नहीं है, वो एक सरकार के कंट्रोल में। वो केंद्र, राज्य, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट, ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, एविएशन, इन सब की जिम्मेवारी है। वो पूरा सिस्टम सही से चलेगा तभी गति आ पाएगी। तो ग्रोथ की बात हो रही थी कि ग्रोथ अगले साल गिरेगी 2022 में, और इसमें कुछ नहीं गिरेगी नहीं सिद्धांत, उसको जो थोड़ा सा ठहराव भी नहीं होगा, वो एक्चुअली टेक्निकल है, वो बेस इफेक्ट के कारण, क्योंकि वापसी इतनी तेजी से हुई तो लगातार रॉकेट ऊपर थोड़ी जा सकता है। वो उसी पॉइंट पे आ रहा था कि 3-4 महीने पहले जो प्रोजेक्शन आए थे कि ग्रोथ अच्छा फॉर्मूला वही होगा जो पैंडेमिक के बाद की ग्रोथ है। ग्रोथ एक बार जाए ऊपर और हल्का सा नीचे आके प्लेट्यू बने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्लेट्यू बनने की मेरे ख्याल से इस वजह इस तरफ आए, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड, जो फोर्थ गियर में फील आती है गाड़ी की, वो रहनी चाहिए, मक्खन की तरह चलती रहे। तो आईएमएफ की बात हो रही थी और तीसरी खबर भी आईएमएफ से ही जुड़ी हुई है। आईएमएफ क्या, यूएन और वर्ल्ड बैंक से भी जुड़ी हुई है। निर्मला सीतारमण जो भारत की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि इन तीनों संस्थाओं को, यूएन को, वर्ल्ड बैंक को, आईएमएफ को अर्जेंट रिफॉर्म की ज़रूरत है। यूएस में है सीतारमण इस समय, वो एक हफ्ते के टूर पे हैं अपने। क्यों कहा है कि एज दे डू नॉट स्पीक फॉर कंट्रीज हुज इश्यूज हैव रिमेन अनअटेंडेड टू फॉर डिकेड्स, मतलब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कहा है कि डेवलपमेंट हैज़ नॉट रीच मेनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, मेनी पार्ट्स ऑफ साउथ पैसिफिक आइलैंड्स, और उनका कहना है कि ये संस्थाएं, इनकी आवाज़ नहीं बनती हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हुई और अमेरिका एक अनक्वेश्चनड पावर बना, ग्लोबल पावर बना, और ग्लोबल सुपर पावर होने के नाते ग्लोबल ऑर्डर के लिए, वैश्विक कुछ व्यवस्थाओं के लिए सारे हेडक्वार्टर संस्थाओं के वहाँ बने, पहले से भी थे और बढ़ते गए। तो अमेरिका ने ग्लोबल डोमिनेशन के लिए इन सब संस्थाओं को खुद फंड भी किया, ज़मीन भी दी, उनके भवन भी निर्माण किए। तो न्यूयॉर्क इसका हब है यूएन का फॉर एग्जाम्पल जी, और कुछ जो मल्टीलैटरल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वॉशिंगटन में हैं, वर्ल्ड बैंक, ये सारी चीज़ें, और ये लगातार चलता रहा। आप उस समय देखिए जब यूएन और उसकी संस्थाएं बनी तो चाइना कहाँ बैठा था, हम कहाँ पे थे। दो बड़े पावर थे, यूएस और रशिया। जर्मनी वैनक्विश हो गया था, जापान पैसिफिस्ट बन गया था, उसने प्योर अपना ध्यान लड़ाई झगड़े से इकोनॉमी की तरफ देना शुरू कर दिया बाय द 1950s, जब वो हिरोशिमा नागासाकी उस चीज़ से रिकवर हो पा रहे थे। अब क्या हुआ है 60-70 साल बाद? क्या इंडिया की जीडीपी इतनी होगी उस टाइम किसी ने इमेजिन किया था? क्या चाइना इतना बड़ा बन पाएगा? क्या ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर बनेगा चाइना? तो जो एक पावर इन संस्थाओं में होना चाहिए इंडिया जैसे कंट्री के साथ, जैसे इस सिक्योरिटी काउंसिल का उदाहरण से ये सारा समझ आ जाएगा। सिक्योरिटी काउंसिल की सीट, ऐसा कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक प्रकार से चाइना को गिफ्ट कर दी अपने। अच्छा, ये ऐसी बात है? ऐसा कहा जाता है ना, है तो हर कोई कहते रहते हैं, इसमें बड़ा कंट्रोवर्शियल डिबेट है, बट जहाँ तक इतिहास है ये इट्स अ फैक्चुअल थिंग कि उस टाइम जो हमारी विदेश नीति थी उसके चलते हमने एक प्रकार से वो जो पूरा नॉन अलाइंड और वो रीजनल हिंदी चीज, तो उन्होंने मतलब गिफ्ट क्या होगा, वोट किया होगा ना उन्होंने। हाँ, मतलब वो एक इट्स अ टर्म ऑफ यूजेज की पहले उन्होंने कहा नहीं मतलब पहले आप
चलिए इसको ऐसे कह लेते हैं, पहले आप कर हाँ दिया। वो वैसा कुछ होगा, वैश्विक नीति के तहत होगा, वोट किया होगा उसके लिए। तो पहले आप हो गया। अब आज हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के फुल फ्लेज मेंबर क्यों नहीं? क्या भारत की जनसंख्या के आधार पे नहीं है? क्या जो हमारा लैंड मास है उसके आधार पे नहीं है? क्या हम इकोनॉमिक ग्रोथ और फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से नहीं है? जितनी हमारे पास यंग पॉपुलेशन है विज़ावी यूरोपियन कंट्रीज, और वो सब एजिंग कंट्रीज हैं, आपको तो इसमें ये कोई बताने वाली बात भी नहीं है। तो हमें क्यों डिनाई की जा रही है सीट? क्यों जो लोग हैं, खासकर चाइना हमें बार बार ब्लॉक कर रहा है। इसी प्रकार बाकी मल्टीलैटरल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस में भी जो वीटो पावर है, अधिक वोटिंग शेयर है, वो डोमिनेंट जो पुराने पहली बड़ी कंट्रीज थी उनका था। यूके कितनी बड़ी कंट्री थी 1950 में, आज यूके को और इंडिया का कंपैरिजन कर लीजिए। आज यूके, बर्तानिया कहता है कि जी हमसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लो, हमने यूरोपियन यूनियन से एग्जिट किया, आप तुरंत जरा हमसे कर लीजिए। वो चाहता है कि इंडिया का मार्केट मिल पाए। तो उस दृष्टि से ये लगातार, और ये करीब 15-20 वर्षों से वित्त मंत्री हमारे जब भी बाहर जाते हैं अक्रॉस पार्टी लाइंस, ये बार बार कहा जा रहा है कि मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस को रिफॉर्म होना चाहिए और इंडिया जैसी कंट्रीज और इंडिया के लिए ज़्यादा शेयर होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में और वोटिंग पावर में, वीटो पावर में एक प्रकार से। और आज की आखिरी खबर, हम लोगों ने बातचीत की थी कि सर छोटा रखेंगे एपिसोड को, लेकिन खबर के तार खोलने पड़ते हैं तो लंबी खिंच जाती है बातचीत। आखिरी खबर है फर्टिलाइजर के शॉर्टेज की, खाद की शॉर्टेज, किल्लत हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर जो है इस पर अर्जेंट मीटिंग भी कर रहा है। क्यों हुई है पर शॉर्टेज क्यों हुई है सिद्धार्थ जी? देखिए 2-3 इसमें कारण हैं, और ये खबर जो शॉर्टेज की खबरें लगभग 6-7 हफ्तों से आ रही है अलग अलग स्टेट से, राज्यों से। और इसके कारण वही हैं जो हमने पहले भी चर्चा की कि नेचुरल गैस फॉर एग्जांपल, उसका प्राइस करीब 60-62% बढ़ा, क्योंकि किल्लत थी और उतनी हमारी प्रोडक्शन नहीं है, उसका पास थ्रू एक इम्पैक्ट आएगा। कल सरकार ने, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने एक एडिशनल जो पैकेज है फर्टिलाइजर्स के लिए, उसके लिए दी है, जो सब्सिडी कही जाती है, और उसका जो अमाउंट है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट है। रबी सीजन के लिए लगभग 28,655 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। पर इस केंद्रीय निर्णय में ये नहीं क्लियर आ रहा है कि शॉर्टेज का क्या करें। और शॉर्टेज इसलिए बड़ा एक समस्या बन रही है क्योंकि आपको ध्यान होगा जब रबी की सोइंग होती है तो डाई अमोनियम फॉस्फेट की कमी पड़ रही है, जिसे डैप बोला जाता है। यूरिया एक बड़ा और डैप दूसरा। अब जैसे मस्टर्ड है, सरसों, तो उसमें मेरी जानकारी के अनुसार डैप की काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। और भी जगहों पे होता होगा इस्तेमाल, हमारे किसान दर्शक इस विषय को ज़्यादा जानते हैं हमसे। तो उसमें बहुत राज्यों से ऐसे रिपोर्ट आए, बिहार, केरला, कई जगह से, कि जी मिल नहीं रहा है, क्वांटिटी की शॉर्टेज आ रही है। और क्वांटिटी की शॉर्टेज, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ बार बार, इकोनॉमी में बहुत चीज़ों में शॉर्टेज आ रही है कि वो पैंडमिक का है, क्योंकि सारी जो निर्माण प्रक्रिया थी, खनन प्रक्रिया थी, वो इकोनॉमिक साइकिल टूट गया था। और कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सिद्धांत कि एकदम से इतनी डिमांड आएगी। हालांकि इस विषय में ये शॉर्टेज होना, मैं मानता हूं कि बड़ा विषय है और ये बहुत बड़ी कमी रही है कहीं ना कहीं पे, क्योंकि पैंडेमिक में भी एक क्षेत्र चल रहा था, वो था कृषि क्षेत्र जी। और ऐसा तो नहीं था कि पहली वेव में तो रूरल इकोनॉमी ने ही बचाया था। तो ये क्यों मिस हो गया? और अब ताबड़तोड़ इसमें बैठकें हो रही हैं। कल ये जो पैसा दिया गया सब्सिडी का, उससे बट ग्राउंड लेवल पे जेन्युइन एक शॉर्टेज है। और अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार पूरा हमें सरकार की तरफ से कोई बहुत ठोस तरीके से ये डेटा या कोई ब्रीफिंग नहीं मिली है कि इस शॉर्टेज को कितना जल्दी, हमने जो पूछा है उसमें कहा जा रहा है नहीं हो रहा है, 2-3 दिन टाइप की बात है। बट ग्राउंड रिपोर्ट जो हैं और अपने नेटवर्क में भी जो रिपोर्ट्स लगातार आ रहे हैं और जो चल रहे हैं, अलग अलग साथी देश भर से ग्राउंड से ये बता रहे हैं कि डैप की समस्या, उसकी शॉर्टेज, उसकी किल्लत
सप्लाई प्रॉब्लम, जो शब्द इस्तेमाल कर लो वो डेफिनेटली। तो ये आज की बहस थी, आज की बातचीत थी। कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फिगर्स हैं, कुछ किस्से हैं, कहानियां हैं। सब अपनी दृष्टि से देखिए, जांचिए, परखिए, तब भरोसा करिएगा। कमेंट सेक्शन को लेकर वीडियो के बीच में भी मैंने कहा था कि अगर आपके यहाँ कोई कटौती हो रही है बिजली की, कुछ घंटों की बढ़ी है बीते हफ्ते भर के दरमियान, तो उसे रिकॉर्ड कीजिए, उसका नोट लीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए कि क्या बिजली की कटौती हो रही है। हम हो सकता है उस पर कोई अलग दृष्टि से उस पर नज़र डालें। एपिसोड में जो जो बातें हुई, क्या उन बातों का आप पर क्या असर पड़ता है? क्या खाद की कमी, खाद की महंगाई आप अपने शहरों में देख रहे हैं, अपने गांवों में या खाद वितरण केंद्र में देख रहे हैं? वहाँ बातचीत कीजिए, उसको देखिए, वो हमें बताइए, हम भी वो जानना चाहते हैं। और बाकी दुनिया भर की पॉलिटिक्स में जो चल रहा है वो सब भी देखते रहा कीजिए। हम लोग उस पर भी बातचीत करते ही रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, लल्लन टॉप देखते रहिएगा। त्योहार चल रहे हैं, खूब मन से मनाइएगा। गुड नाइट।